उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के कारण खाली सीट पर हो रहा है। जयप्रकाश निषाद देवरिया के रुद्रपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। भाजपा ने जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर पिछड़ों पर दांव लगा दिया है। अब जयप्रकाश निषाद के कार्यकाल 5 मई 2022 तक रहेगा। उधर बुलंदशहर के सुदीक्षा मामले में डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि बीते सुदीक्षा अपने भाई के साथ अपने मामा के यहां जा रही थी और औरंगाबाद क्षेत्र के चारूरा गांव के मोड़ पर 2 बाइक की भिड़ंत में सुदीक्षा की मौत हो गई। चाचा का दिया गया बयान कि वो सुदीक्षा को लेकर के उसके मामा के यहां जा रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस को एक वीडियो मिला है, इसमें सुदीक्षा का भाई बीते कल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर पूरे घटनाक्रम को बता रहा है। इससे यह साबित होता है कि सुदीक्षा के चाचा मौके पर मौजूद नहीं थे। वहीं छेड़छाड़ के मामले को लेकर के डीएम ने कहा है कि अभी तक फिलहाल प्रारंभिक जांच में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और आगे मामले की विवेचना भी की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद से 3 किलोमीटर पहले उनका बाइक ट्रैफिक के कारण उनके आगे कुछ व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने के कारण इनका बाइक उनके बाइक से टकरा गया, चोट लगी। इनको स्थानीय प्रशासन ने सूचना मिलने पर तुरंत सीएचसी औरंगाबाद में भर्ती करवाया। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है और अभी औरंगाबाद के सुभाष सिंह जो इंस्पेक्टर हैं वो इनके मामा जी के यहाँ गए थे। इनके मामा जी ने भी यही बताया है कि इनके भाई थे साथ में, चाचा नहीं थे। तो ये गलत खबर फैलाना। देखिए, छेड़छाड़ की बात जहाँ पर तक आप लोग पूछ रहे हैं, इसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो सुदीक्षा का चाचा बाइक नहीं चला रहा था, ये बात डीएम की तरफ से कही गई है और प्रारंभिक जांच में छेड़छाड़ का मामला सामने नहीं आया है। 2 बाइकों की भिड़ंत पे सुदीक्षा की मौत हुई, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। उधर बुलंदशहर मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुदीक्षा भाटी का भाई बाइक चला रहा था, यह बात पुलिस की तरफ से कही गई है। दुर्घटना के बाद भाई ने छेड़खानी की शिकायत भी नहीं की। पुलिस ने कहा किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने छेड़खानी या फिर स्टंट की शिकायत नहीं की। सुदीक्षा के भाई ने एक प्रार्थना पत्र दिया था। अब घर वालों से बातचीत के बाद प्रार्थना पत्र वापस लिया गया है। कई घंटे चाचा ने दावा किया कि वो बाइक चला रहे थे। कल औरंगाबाद थाना पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पता चला कि शुभेक्षा नाम की एक लड़की जो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। जब साथ में चलने वाले भाई से और स्थानीय लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा कर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई।
तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया। आगे की कार्यवाही की गई। तो हादसे के बाद सुदीक्षा के भाई और मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे थी 30 की स्पीड से, दीदी कह रही थी पहले गांव चले या हॉस्पिटल पहुँच के मामा के पास पहुँच के स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ एक ही गेल चलेंगे। फिर दीदी ने कहा ठीक है पहले वहाँ चल रहे, मामा जी से बात कर ली। लो ठीक है। अब होश आया क्या, वहाँ जो आग है निकल गो, वहाँ जो एकदम से इमरजेंसी माने ब्रेक मारे हैं और हमारी 30 की स्पीड होगी। वो आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रहे हैं उनके खड़े, उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तूने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसमें, जाट और लिख रही। यूपी 13 थी और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरता सड़क पर से। सूचना मिल गई थी कि एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही मौके पर हम आए तो लड़की एक साइड में बेहोश पड़ी थी और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। एम्बुलेंस आ गई और उसको और वह उसके भाई को एम्बुलेंस में CHC लखावटी भेज दिया गया। अच्छा, लड़की बेहोश थी? लड़की बेहोश थी शायद। लड़का क्या कुछ बता रहा था? लड़का यही कह रहा था साहब जो है एक्सीडेंट हो गया और यहाँ कोई मोटरसाइकिल थी और उससे टक्कर हो गई। कौन सी मोटरसाइकिल? वो बुलेट कर रहे थे सर। बुलेट मोटरसाइकिल। और लड़का और लड़की को हॉस्पिटल भिजवा दिया? लड़की को भी और उसे लड़के को भी। ये साथ में लड़के को तो कम चोट थी, वो बेहोश थी। दोनों को जो है CHC लखावटी भिजवा दिया गया एम्बुलेंस 108 द्वारा। अच्छा, ऐसी कोई लड़का बात होता रहा था छेड़खानी की या कुछ? हाँ, हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई। तो इस पूरे मामले में सुदीक्षा के चाचा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। मैं चाचा के साथ वो अपने मामा के यहाँ जा रही थी और बुलंदशहर से थोड़ा आगे जैसे चली, थोड़ा देहात क्षेत्र था, तो वहाँ कोई बुलेट पे 2 लड़के थे, वो कभी आगे कभी पीछे ऐसे परेशान करने लगे। इन्होंने थोड़ा बाइक को आगे तेज़ किया तो उन्होंने और तेज़ किया, इन्होंने स्लो किया तो उन्होंने ओवरटेक करके आगे एकदम से ब्रेक लगा दिए। इन्होंने जैसे बाइक रोकने की कोशिश की तो बाइक डिसबैलेंस होकर के टक्कर लग गई, जिसमें वो पीछे की तरफ गिर गई। गिरने से सर में अत्यधिक चोट आने के कारण उसकी मृत्यु। उधर इंडिया न्यूज संवाददाता रजत कुमार ने सुदीक्षा के टीचर से खास बातचीत की है। अब सुदीक्षा को लेकर के क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सुदीक्षा भाटी जो कि गाँव दादी क्षेत्र में लगता है, वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर जी ऐसी है जिन्होंने उनको पढ़ाया था, वो अध्यापक हैं हमारे साथ मौजूद, से बात करते हैं आखिर उनको बारे में क्या कहते हैं। जो कि आपकी किस तरह उनकी डेथ हो गई, तो उनको आप किस तरह से देखते हैं, आखिर मामला क्या है, कैसे बताना? घटना का के बारे में तो फैमिली से ही पता चला, लेकिन इतनी दुखद घटना है कि मतलब हम नहीं भूल पा रहे हैं उसे। फैमिली कैसे भूल पाएगी? मतलब इतना ब्रिलियंट एक हीरा हमने खो दिया। अगर रहती, अभी भी यकीन तो नहीं हो रहा है कि नहीं है, लेकिन अगर वो रहती तो शायद पूरे देश का नाम एकदम जरूर होता। अच्छा, आपने सुदीक्षा भाटी को कितने क्लास तक पढ़ाया था? मैं उसका प्राइमरी टीचर हूँ, यही गाँव का जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर टीचर थी जो यहाँ पर। अब सुदीक्षा भाटी में इस क्लास की 1st से 5th तक पढ़ी है। मैं जब विद्या ज्ञान भी गई तब भी मैं यहीं पर ही टीचर थी। उसके बाद लगातार मेरे कॉन्टैक्ट में बनी रही। जब उसका वेबसन से चयन हो गया तो भी वो मेरे मिलने मेरे इस समय जहाँ मैं स्कूल में वहाँ पहुँची थी, मेरे से मिले, मुझे बताया कि मैम मैं ऐसे इस तरीके से मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ जा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन कल बचपन से लेकर तब तक की सारी यादें एकदम से ताज़ा हो गई और यकीन ही नहीं हो रहा कि मतलब इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि मैं और अपने स्टूडेंट्स को एक उदाहरण देती थी कि देखो हमारे बेसिक स्कूल के बच्चे, और वो भी एक जैसे किसान फैमिली से थी, हम भी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं उन बच्चों को। जो उदाहरण जी बिल्कुल साफ तौर से सुदीक्षा भाटी उदाहरण है, क्योंकि वो देश में नहीं विदेश में भी उन्होंने नाम है उनका रोशन। और जो घटना हुई है बेहद दर्दनाक है, जो परिवार वाले उनका रोगी पे बुरा हाल है। गेटन नोडा से रजत कुमार, इंडियन न्यूज। तो वहीं इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर होने वाले जन्मोत्सव में भक्त शामिल नहीं हो सकेंगे और हर साल की तरह कृष्ण जन्माष्टमी को लगने वाले भक्तों की भीड़ अब मंदिरों में नजर नहीं आएगी। जन्माष्टमी को लेकर के लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में भी रंग रोगन से लेकर सजावट का काम जोरों पर चल रहा है। अब कृष्ण जन्माष्टमी आने वाले यानी कि दिन कल और 12-13 अगस्त को होगी और ऐसे में इस्कॉन टेम्पल भक्तों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है।
12 तारीख को पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी मनाने जा रहा है। इसको लेकर के आपको बता दें कि जो जितने भी पूरे देश में इस्कॉन टेम्पल्स हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं, उनमें तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में आपको बता दें इस समय हम राजधानी लखनऊ के अंसल एपीआई में स्थित इस्कॉन टेम्पल में है और यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर की जो रंग रोगन है उसका काम शुरू हो गया है, जो सजावट का काम वो चल रहा है लगातार। और हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से राधा कृष्ण की मूर्ति भी लगी हुई है जिनकी अभी आरती हो रही है। इस इस्कॉन टेम्पल के जो अध्यक्ष हैं परमेश श्याम दास जी, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इस बार जिस तरह से देश में कोरोना काल चल रहा है ऐसे में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी दर्शन को लेकर के। सर राधे कृष्णा, सर कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? हरे कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के सारे भक्तों में बहुत उत्साह है, तैयारियां जोर शोरों पर चल रही हैं। लेकिन कोरोना काल में निश्चित रूप से सबके मन उतना उत्साह नहीं है, क्योंकि सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मंदिर में हम सब लोगों ने भक्तों के साथ बैठ कर के एक डिसीजन लिया है कि मंदिर के बाहर जितने भी भक्त हैं, जो भी दर्शनार्थी हैं, उन सबसे अनुरोध है कि मंदिर 12 अगस्त व 13 अगस्त दोनों दिन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। मंदिर में जन्माष्टमी, अभिषेक सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन वो मंदिर के भक्त, मंदिर की कोर कमेटी के साथ ही होंगे। बस बकाया सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपने घरों पर बैठ कर के लाइव दर्शन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। सर अगर हम तैयारियों की बात करें तो किस तरह की अभी तैयारियां चल रही, सजावट की अगर हम बात करें, या जो बाहर से गवैये बुलाए जाते थे उनकी बात करें तो किस तरह की वो तैयारियां चल रही हैं? भगवान का जब जन्म उत्सव होता है उस दिन अखंड कीर्तन होता है, हरिनाम संकीर्तन चलता है। उसके लिए वृंदावन से भक्त आ रहे हैं। भगवान के लिए बहुत विशेष श्रृंगार उनकी पोशाक आती है जो कि मणिमाणिक और रत्नों से जड़ी होती है, वो आ रही है। वो नंद उत्सव और जन्माष्टमी वाले दिन उनको पिलाया जाएगा। उसके बाद भगवान का विशेष अभिषेक होता है रात्रि 9 बजे से लेकर के और रात्रि 12 बजे तक। दूध, दही, शहद, 1008 तीर्थों के जल से जो भगवान का विशेष अभिषेक है वो रात में होगा। और उसके बाद भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा। 56 भोग के साथ भगवान का महाआरती होगा और भगवान के जन्म उत्सव पर सारे लोग बधाइयाँ गाएंगे। तो ये सारा कार्यक्रम हम लोग रखेंगे, लेकिन वो बहुत सीमित लोगों के साथ में करना पड़ रहा है। इसके लिए हम सबके मन में भी बड़ा दुख है कि हमारे सारे भक्त नहीं आ पा रहे हैं, हम उनको नहीं बुला पा रहे हैं, हम उनके साथ भगवान के जन्म उत्सव को आमने सामने नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। लेकिन परिस्थिति को देखते हुए हम सब मोबाइल पर लाइव रहेंगे। हमारा जो इस्कॉन लखनऊ का पेज है, यूट्यूब पे इस्कॉन लखनऊ का चैनल है, उस पर आपको लाइव दर्शन मिलेंगे। उसके अलावा जो और चैनल्स हैं वो भी आ रहे हैं लाइव दर्शन करने। तो आप सब लोगों को मंदिर की सारी एक्टिविटियों के दर्शन होंगे। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में जो लखनऊ का इस्कॉन टेम्पल है उसके अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस बार कोरोना काल के बीच में भगवान के दर्शन डायरेक्ट जो भक्त हैं वो नहीं कर पाएंगे, सीधा लाइव प्रसारण किया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से। तो भक्त घर पर रहें और विशेष ध्यान रखें क्योंकि सुरक्षित रहें, कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस्कॉन टेम्पल द्वारा जन्माष्टमी को लेकर के किस तरह से पूरी तैयारियां की गई हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए। तो वहीं मथुरा वृंदावन का इस्कॉन भी अब सील कर दिया गया है, यह बड़ी जानकारी आपको बता दें। और कोरोना के चलते मंदिर को सील किया गया है। 22 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसमें 3 पुजारी, 4 ब्रह्मचारी, 2 संकीर्तन के सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी लोगों को होम आइसोलेट करने के बाद इस मंदिर को भी अब सील किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 3 पुजारी, 4 ब्रह्मचारी, 2 संकीर्तन वाले सदस्य हैं। सभी को अब होम आइसोलेट किया गया और कुल 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मथुरा में वृंदावन का जो इस्कॉन मंदिर है उसको सील किया गया है। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि एक साथ 22 लोग यहां पे संक्रमित पाए गए और इसी के चलते अब मंदिर को सील करने का फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया। 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट इस्कॉन मंदिर में पॉजिटिव आई है। इसमें 3 पुजारी। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई और कोरोना वैक्सीन को लेकर के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बयान दिया है। बड़ी जानकारी है। रूस में जनवरी से आम लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। पुतिन की तरफ से यह जानकारी भी दी गई। पहला टीका पुतिन की बेटी को लगा है। ये बड़ी और अहम जानकारी। और अब जल्द ही वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, ये बात भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कही गई है। तो कोरोना को लेकर के ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बयान दिया गया है। रूस में जनवरी से आम लोगों को अब ये वैक्सीन दी जाएगी और इसकी मंजूरी रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी दे दी गई है और उसकी खुद
औपचारिक जो घोषणा है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से की गई है कि रूस में अब जनवरी से आम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होगी। बड़े पैमाने पर अब इसका उत्पादन, इस वैक्सीन का निर्माण कार्य रशिया करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको इस समय बता रहे हैं। और इसमें सबसे अहम यह है कि जो पहला टीका है कोरोना वैक्सीन का, वो पुतिन की बेटी को लगा है और अब जल्द ही वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। ये बात भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कही गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बयान दिया है। तो बड़ी खबर है, रूस में जनवरी से आम लोगों को अब ये वैक्सीन दी जाएगी, यानी कि कोरोना को लेकर के ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि तमाम देश वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं। भारत में भी ये प्रारंभिक स्तर पर और ट्रायल इसका चल रहा है। अब कोरोना वैक्सीन को लेकर के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब जनवरी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बधाई दी है और सीएम ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को यह बधाई दी है। आप सभी को जीवन में सफलता मिले, सीएम ने यह कहा है। जन्माष्टमी का महापर्व सुरक्षा और सुख से अभिसिंचित करे, ये कहते हुए प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं ट्वीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई। उधर बस्ती में जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला कारागार में कोरोना की जांच के लिए शिविर लगाया गया और यहां पर 374 बंदियों और कैदियों को एंटीजन टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 191 बंदी ऐसे पाए गए इसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन जांच में ये सभी पॉजिटिव थे। मामला संज्ञान में आने के बाद जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कारागार के 9 नंबर बैरक को आइसोलेशन वार्ड बनाकर संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। इनके खाने पीने की भी जेल प्रशासन ने अलग से व्यवस्था की है। आपको यह भी बता दें कि जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या 1374 हो गई है और कोरोना से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, जेल में आज सैंपलिंग कराई गई है। एंटीजन टेस्ट लोगों का किया गया है। डॉक्टर्स की टीम आई थी जिसमें 191 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। उसमें कितने लोगों को? ये 374 लोगों की आज सैंपलिंग की गई, जिसमें हाँ जेल में आज। उधर अमेठी में एसपी की सूझबूझ और तत्काल एक्शन में आने से एक बड़ी घटना होते होते बच गई और गौरीगंज इलाके में एक 19 साल के लड़के का नहीं तो अपहरण हो जाता। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 5 लाख की फिरौती भी मांगी। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और फिर बिना किसी देरी के पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। वहीं लखनऊ में कोरोना को लेकर के डीएम की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इसमें होम आइसोलेशन और मुफ्त डॉक्टरी सलाह दी जाएगी, ये जानकारी दी गई। इसके अलावा कोरोना को लेकर के इस समय क्या मौजूदा स्थिति है उस पर भी चर्चा की गई। युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम राजधानी लखनऊ में होगा, क्योंकि आपको बता दें कि कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर के डीएम की तरफ से यह बैठक का आयोजन किया गया। उधर हाथरस में 10 साल के बाद मां बाप ने अपनी बेटी से मुलाकात की और पूरा मामला हसायन इलाके का है, जहां पे अंसार खान के 10 साल पहले उनकी बेटी प्रिया यास्मीन लापता हो गई। अंसार खान ने उनको ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बेटी का कहीं कोई पता नहीं चला। लड़की भटकते हुए कानपुर पुलिस को मिली। कानपुर पुलिस ने उनके परिजनों को तलाश करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद कानपुर पुलिस ने उनको बालिका गृह में भर्ती करवा दिया। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो बालिका गृह से उसे लखनऊ के नारी निकेतन में शिफ्ट किया गया। अब 10 साल के बाद उस बेटी को अपने परिजनों की याद आई तो नारी निकेतन वालों ने उनके बारे में बताया कि वो हसायन क्षेत्र की रहने वाली है और नारी निकेतन के संचालकों के द्वारा पुलिस से संपर्क किया गया। लखनऊ पुलिस ने हसायन पुलिस से संपर्क किया और फिर बेटी को हसायन लेकर आई और उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। अंसार खान और उनके परिवार वाले 10 वर्ष के बाद अपनी बेटी को देखकर खुशी के आंसू उनके निकल पड़े। तो वहीं अब नारी निकेतन और लखनऊ पुलिस को धन्यवाद देते हुए भी वो नजर आए।
उधर बलिया पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है, जहां पे पूरा मामला रेवती थाना इलाके का है, जहां पे प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह को यह सूचना मिली कि गड्ढे में एक शव पड़ा है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस की टीम गड्ढे में उतरकर व्यक्ति के पास पहुंच गई तो दंग रह गई, क्योंकि वो शव नहीं जिंदा था, उसकी सांसें फिलहाल चल रही थी। एम्बुलेंस को सूचना देने के साथ ही पुलिस टीम ने व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींट मारा तो उसको होश आया। दाहिने हाथ के बड़े घाव में कीड़े पड़े थे। पुलिस और सफाई कर्मियों ने व्यक्ति के शरीर की गंदगी को साफ किया। नए कपड़े पहनाकर एम्बुलेंस से सीएचसी रेवती पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने हाथ के घाव की स्थिति को गंभीर देखकर उसको जिला अस्पताल के लिए फिर रेफर किया। उधर बस्ती में आखिर अरबों रुपए के सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े के खेल का खुलासा हो ही गया, क्योंकि बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने सबसे पहले मुख्यमंत्री से प्रदेश स्तरीय टीम से जांच करवाने की मांग की थी। डीएम ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन भी किया। जांच टीम ने जो रिपोर्ट दी वो काफी चौंकाने वाली है और इन सब के लिए राजस्व कर्मी, पट्टेदार और उनके वारिसों की मिलीभगत को जिम्मेदार मानते हुए इस पर काबिज 38 लोगों को बेदखल कर दिया गया। उधर इटावा में भारी बारिश से दीवार गिर गई और दीवार गिरने से मासूम की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको हम इटावा से पहुंचा रहे हैं। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जसवंत नगर थाना इलाके का ये मामला है। तो दीवार गिरने से मासूम की मौत की जानकारी, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इटावा से बड़ी खबर है, भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने की जानकारी सामने आई है और दीवार गिरने से एक मासूम की मौत हो गई है, ये खबर भी। इसके अलावा 2 लोग इसमें बताया जा रहा है दीवार गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। इटावा से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के बाद कैसे ये आफत एक परिवार के लिए बनकर बरसी। खबर सीतापुर से है, जहां पे हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा हो गया है और 6 साल का मासूम इसमें गंभीर रूप से झुलस गया। मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुल्तानपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। सीतापुर से बड़ी खबर है, जहां पे एक 6 साल का मासूम हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलसा। बड़ी खबर है, सीतापुर से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने की वजह से बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। 6 साल का मासूम इसमें गंभीर रूप से झुलस गया, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। सुल्तानपुर इलाके का यह मामला है, जब हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने की वजह से हादसा हुआ। देखिए कैसे सड़क के ऊपर से गुजरती हुई यह हाई टेंशन लाइन, जो कि सीधे तौर पर मुसीबत का सबब है और इसी की चपेट में आने से 6 साल का मासूम हादसे का शिकार हो गया। खबर जौनपुर से है, जहां पे चलती कार में आग लगी है और आग में जलकर कार सवार की मौत हो गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुजानगंज थाना इलाके में एक चलती कार में आग लगी है। मृतक की शिनाख्त भी नहीं हो सकी है। कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है और हादसे में कार सवार की मौत भी हो गई है। तो ये बड़ी खबर जौनपुर से, जहां पे सुजानगंज थाना इलाके में चलती कार में आग लगने के बाद एक शख्स की मौत हुई, जिसकी शिनाख्त भी अब तक नहीं हो सकी है। बड़ी खबर है जौनपुर से, जब चलती कार में अचानक से आग लगी है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पे जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है और दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कन्हई थाना इलाके का यह मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।